आदि बद्री वैदिक पौराणिक तीर्थ स्थल है। इसी ऐतिहासिक स्थल के पास बौद्ध धर्म की तरफ से अरण्य संघारामा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग देशों से आए बौद्ध प्रचारक और विद्वानों ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों और स्थानीय ग्रामीणों को प्रवचन दिए। साथ ही खुदाई के दौरान निकली मूर्ति तक पहुंचने के लिए नदी को पार करके वहां पर भी पूजा पाठ किया गया। जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर इस खास समागम का जायजा लिया। आदि बद्री हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित वन क्षेत्र है। ये स्थान पौराणिक महत्व रखने वाली लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। आदि बद्री अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। इसी ऐतिहासिक स्थल के पास बौद्ध धर्म की ओर से अरण्य संग्रामा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग देशों से आए बौद्ध प्रचारक और विद्वानों ने बौद्ध धर्म के लोगों एवं आसपास के ग्रामीणों को प्रवचन दिए। हरियाणा का यमुनानगर जिला जो अपने भीतर कई तरह की ऐतिहासिक विरासतों को संजोए हुए है। यहाँ का आदि बद्री एक ऐसा इलाका है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष मिले हैं, प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं और कई बौद्ध मॉनेस्ट्रीज भी वहाँ पर मिली हैं। उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं के महत्व को समझने के लिए थाईलैंड, जर्मनी और ऐसे विभिन्न देशों से कुछ बौद्ध भिक्षु भारत में आए हुए हैं और पधारे हैं यमुनानगर में। ऐसा माना जाता है कि यमुनानगर भगवान गौतम बुद्ध का शिक्षा स्थल रहा है। यहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। इसे कुरु देश कहा जाता था। कुछ समय पहले यहाँ पर खुदाई की गई थी, जिसमें एक किला दिखाई दिया और उसी किले में बौद्ध की प्राचीन मूर्ति मिली, जिसको लेकर बौद्ध धर्म के प्रचारक और भिक्षु नदी पार करके वहां पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनानगर ज़िले के चनेती स्तूप पर। चनेती स्तूप जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दृष्टि से एक बहुत ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों से यहाँ पर पधारे हैं, उनके लिए ये आध्यात्म की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि स्तूपों में अवशेष रखे जाते हैं बौद्ध भिक्षुओं के। तो खुदाई के दौरान जब यहाँ पर चनेती स्तूप पाया गया होगा तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भी किसी बौद्ध भिक्षु के अवशेष होंगे और उन्हीं को सम्मान देते हुए यहाँ पर ये अलग अलग देशों से पधारे हुए जितने बौद्ध भिक्षु हैं वो इस चनेती स्तूप की परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करते हुए उन्हें धूप दी जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वो चैंटिंग भी लगातार कर रहे हैं। ये चैंटिंग कभी विश्व शांति के लिए होती है, कभी दुखों के निवारण के लिए होती है कि कैसे हम सांसारिक दुख से पार पा सकते हैं, कैसे हम किसी के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के साथ ही उनके जितने समर्थक हैं वो भी परिक्रमा कर रहे हैं। जिस तरह से हम मंदिरों की परिक्रमा करते हैं उसी तरह से हिंदू मान्यता की तरह बौद्ध मान्यता भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर भी संस्कृति ऐसी है कि परिक्रमा करके सम्मान प्रकट किया जाता है। आपको बता दें कि जिस पथ पर इस वक्त हम चल रहे हैं इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। जिस पर परिक्रमा की जाती है, जो स्तूप के आसपास का हिस्सा होता है वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। और इस प्रदक्षिणा पथ के ठीक सामने अगर मैं दिखाऊं आपको, जो स्तूप है वो अलग अलग गोलाकार आकृति में है और अलग अलग लेवल पर है। जिस तरह से सीढ़ी नुमा होता है ठीक वैसा ही है। 8 मीटर ऊंचा ये पूरा स्तूप है और ऐसा माना जाता है कि 7th सेंचुरी में जब चीन के अनुवादक कह लें, स्कॉलर कह लें या भारत में शिक्षा ग्रहण करने आए वेनसोंग जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने लिखित दस्तावेज़ दिए हैं कि किस तरह से ये यमुनानगर जो इलाका है हरियाणा का वो बौद्ध संस्कृति की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। यहाँ पर लोग शिक्षा के लिए आते थे क्योंकि इसी स्थान को भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा स्थली भी माना जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से कई बौद्ध भिक्षु आया करते थे और ये स्तूप उन्हीं में से किसी एक भिक्षु का रहा होगा। और यहाँ पर ये सीढ़ीनुमा आकृति बनी हुई है चनेती स्तूप पर। चैंटिंग करते हुए बौद्ध भिक्षु हमें नज़र आ रहे होंगे और प्रदक्षिणा पथ जो है इस पर परिक्रमा करते हुए यहाँ से तकरीबन सभी लोग गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि
70 से 75 लोग ऐसे हैं जो कि यमुनानगर से बाहर के हैं, चाहे वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या दिल्ली से हो। वो सभी यहाँ पर आए हैं इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ चनेती स्तूप को देखने के लिए। 3 दिन से, यानी कि 24, 25 और 26 सितंबर ये 3 दिन का आयोजन था, अरण्य संघरामा आयोजन, जिसका समापन आज इसी चनेती स्तूप पर हो रहा है। ये समापन आज यहाँ पर हो जाएगा, जिस अन्न भिक्षा के साथ, अन्नदान के साथ। यमुनानगर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद बिष्ट के साथ हार्दिक दवे, जी मीडिया। वहीं जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से इस खास समागम का जायजा लिया। साथ ही इस पावन धरा पर अलग अलग देशों से आए बौद्ध प्रचारक और विद्वानों से खास बातचीत की। ก็ไม่รู้ว่าเดิมทีเดียวคิดอย่างไรนะพอดีก็มีความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโยมกับทางครูบาอาจารย์ด้วยก็เป็นเหตุให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็เลยถูกนิมนต์มาด้วยได้มาพร้อมกับครูบาอาจารย์ด้วย I want to know what is the aim of your life, because everybody wants to know what is the aim of a Buddhist monk. What I want to know, what is the aim of his life? ก็ถามถึงว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตของเราคืออะไรของพระภิกษุจุดเป้าหมายของชีวิตเพราะว่าเขาสงสัยเองว่ามันเป็นอะไรที่ทำเป็นแรงบันดาลใจที่จะเลี้ยงชีวิตเป็นพระภิกษุจุดมุ่งหมายของ พระภิกษุจริงๆแล้วถ้าเดิมทีเดียวคือความหลุดพ้นเพราะว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าจุดมุ่งหมายเดิมนะคือภิกษุแปลผู้เห็นภัยในวัฏสงสารคือเห็นทุกข์นั่นเองแหละพูดง่ายๆอันนี้ก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั่นคือเป็นหลัก आपका उद्देश्य क्या है भारत में आने का, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है भारत, तो ऐसे में भारत आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? भारत में ये जो थाई फॉरेस्ट परंपरा है, थाई जो हम जिस परंपरा से हैं हम लोग सब, जिसके वरिष्ठतम भिक्षु लुम्पोर जंदी हैं हम सब के बीच, और अजन केवली जो हैं वो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मोनेस्ट्री है थाईलैंड में, वाटपा नानाचा जिसको हम कहते हैं, उसके महंत हैं। तो हमारी यहाँ से जो भगवान बुद्ध की शिक्षा थी मूल रूप से वो, जैसे हमें शायद पता ही है सबको, अलग अलग देशों में गई। और थाईलैंड में हम ये समझते हैं कि इस परंपरा में जिस तरीके से हम लोग पूरा जीवन व्यापन करते हैं, साधना करते हैं, वो सारा एक तरीके से वही 2500 साल पुराना प्रकरण है जिसको हम एक तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं। और इस ज़िले में भी जो अवशेष मिले उसे मालूम होता है कि यहाँ भी कई हज़ार भिक्षु इसी तरह से शायद जीवन व्यापन करते आ रहे थे जिस तरीके से हमारी मोनेस्ट्रीज़ में आज हम जीते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत सांस्कृतिक तौर पर कितना मजबूती के साथ उभर कर आया है इन सभी देशों के सामने? Yes, I believe the special connection obviously for all of us to India is that the Buddha was an Indian, one of the foremost Indian seekers of liberation in a very broad way, and the teachings, particularly to the Theravada school, have been transmitted to Southeast Asia, and amongst many countries we've been accessing the connection to India directly through the Pali language, to the scriptures. And it's like the scriptures become alive when we come visit India and see how the inheritance of the Buddha's teachings is still found in the culture here. And obviously in Thailand, which we know quite well, and other countries, it has adapted slightly, but we all refer to the original Pali scriptures, which is one of the real inheritances that we keep and try to live up to. It gives a different vibe when you came to India and you see the evidence related to your God, Gautam Buddha. So I want to know from his side that how he is feeling in India, what he feels about Indian culture and Hindu culture also. จริงๆแล้ววัฒนธรรมของชาวพุทธมีความเชื่อมโยงกับของฮินดูเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะขนบธรรมเนียมที่มีมาเดิมนะมีตั้งแต่เดิมนะซึ่งพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะเอาตัวนี้เข้ามาเชื่อมโยงระหว่าง
ชาวพุทธกับชาวฮินดูเนี่ยเข้ากันได้โดยเฉพาะวันนี้ผมก็พูดถึงเกี่ยวกับธรรมเนียมการกราบการไหว้หรือการประนมมืออะไรต่างๆนี่ผมว่าเขาเป็นต้นแบบซึ่งเรามาเอามาใช้ให้กลมกลืนกันแล้วคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะมองเห็นจุดนี้เพื่อให้ธรรมะนั้นเชื่อมโยงเข้าไปสู่ชาวฮินดูได้ด้วยซึ่งก็เป็นผลดีเป็นสิ่งดีนะ वहीं जी मीडिया की टीम ने इस खास समागम पर इतिहासकार प्रोफेसर पीएल धर, अरण्य विहार ट्रस्ट से जुड़े अनीश गोयल से भी खास बातचीत की। वो बेसिकली हमको आशीर्वाद देने आए थे हम सबको कि आपका एक काम मंगल काम जो है सफल हो, और जो ज़मीन देखने के लिए गए थे कि कौन सी ज़मीन रखनी है क्या करना है, और बेसिकली यही था कि हम सबको आशीर्वाद देना था कि भाई हाँ आप ये जो काम कर रहे हो बहुत शुभ काम है और इसमें सबकी सफलता मिले, इसके लिए आशीर्वाद देने आए थे। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसको भारत देश में फिर से उजागर करने की शिक्षा तो बहुत किस्म से फैल रही है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन है, जो अरण्य ट्रेडिशन है, उसे भारत में लाने के लिए तो ट्रस्ट का ये उपदेश था। जितने भी भिक्षु आए हैं, साधु संत आए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। और उसमें सबसे बड़ी बात है हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए जो इतना बड़ा अरण्य बनने जा रहा है, तो ये हमारा जो पर्यटन विभाग है, मतलब पर्यटन की दृष्टिकोण से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और हमारी जो वहाँ पर अब वो मिले हैं, वो बहुत प्राचीन काल में जब बुद्ध धर्म यहाँ आए थे, वो आर्कोलॉजिकल साइट पे वहाँ मौजूद भी हैं, तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। उनके स्वागत के लिए हम सभी यहाँ पर मधु होटल में आज उनके दर्शन करने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। परिवारों ने मिलकर के भोजन तैयार किया है घर पर, और उस भोजन को हम सभी जो है बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पर भिक्षा के रूप में उनको भोजन देंगे, और सभी सहभोज के रूप में हम बैठ कर के जो हमारे वहाँ दिल्ली से आसपास से लगभग 100 फैमिलीज आई हैं, और हमारे यहाँ की जो फैमिलीज हैं बैठ कर आपस में सहभोज करेंगे, भोजन करेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे, बौद्ध भिक्षुओं के दर्शन करेंगे। आदि बद्री में 15 साल पहले सरस्वती नदी की खोज में खुदाई के दौरान ऐतिहासिक मठ निकले थे, मूर्तियां निकली थी। यमुनानगर के गांव चनेती में महात्मा बुद्ध का एक प्राचीन स्तूप भी बना है। वही बौद्ध भिक्षु अपने जीवन में 227 नियम धारण करते हैं, इसलिए हर किसी का मन भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग और इस पावन धरा की ओर खींचा चला जाता है। तो जैसा कि बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि चाहे हिंदू संस्कृति हो या बौद्ध संस्कृति हो, दोनों में ही संस्कार, परंपराएं और संस्कृति में कई तरह की समानताएं हैं। रीति रिवाज जो हैं वो कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, और इसीलिए भारत में आकर ये सभी बौद्ध भिक्षु गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यमुनानगर से मेरे सहयोगी कुलवंत सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद बिष्ट के साथ हार्दिक दवे, जी मीडिया।